हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो टॉपिक हमारा चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अंडर सेक्शन 10। तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें बताया गया है कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, अदरवाइज उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब हमें ये फाइंड करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, इन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एलिमेंट्स कहीं अलग से हमें नहीं उठाने, हमें एक्ट ने खुद ही एक सेक्शन प्रोवाइड करा रखा है जिसको हम अंडर सेक्शन 10 कहते हैं। उसके अंदर ये एसेंशियल एलिमेंट्स हमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो एक एक करके इन एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं विद नेसेसरी एग्जांपल्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। अदरवाइज हर एक एलिमेंट के अंदर बहुत ज्यादा लॉ की लैंग्वेज यूज है, जब तक आप उसको सिंपल करके विद एग्जांपल्स नहीं समझोगे, कंसेप्ट आपके सर के ऊपर से ही जाएगा। तो इसीलिए हमेशा इजी करके लॉ को भी आपको ये कि आप जब लिखोगे तो आपको टेक्निकल लैंग्वेज ही यूज करनी है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज में आप एक मस्ट को भी चेंज नहीं कर सकते कि मस्ट की जगह जो एक मस्ट चीज है, एक ऑब्लिगेशन है, आप वहां पे मे का भी यूज नहीं कर सकते, आप इतनी भी ग्रामर चेंज नहीं कर सकते हो। बट जब आपको वो चीज समझनी है तो आप डायरेक्ट टेक्निकल लैंग्वेज पे नहीं जाओगे, सीधे सीधे आपको पहले कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहा जाता है कि मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। ऑब्वियसली आप सपोज कीजिए कि आप अकेले बैठे हुए हो, आपने सोचा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करोगे। ठीक है, आप किसी दूसरी पार्टी को ऑफर देना चाहते हो, ठीक, बट आपके पास कोई एक पार्टी है ही नहीं जिसको आप ऑफर दो। आप अकेले सोच रहे हो, आप अकेले सब करने वाले हो, बट दूसरी पार्टी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है, 2 पार्टीज जो होती हैं उनकी एक टर्म यूज करी गई है जिसको कहते हैं ऑफरर और ऑफरी। ठीक है, ऑफरर कौन होता है? जो बंदा ऑफर देने वाला है, ठीक है, जिसको कोई ऑफर सेंड करना है दूसरे बंदे को, वो कहलाता है ऑफरर। सपोज अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो, हम एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं जब ऑफर सेंड करूंगी तो मैं कौन कहलाऊंगी? एक ऑफरर कहलाऊंगी। ठीक है, और अगर मैं आपको वो ऑफर सेंड कर रही हूँ तो आप कौन सी पार्टी कहलाओगे? आप ऑफरी कहलाओगे। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किन दोनों पार्टीज के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है? ऑफरर और ऑफरी। बहुत ज्यादा सिंपल है। ऑफरर कौन है? जो ऑफर कर रहा है, और ऑफरी कौन है? जिसको ऑफर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट की हम बात करते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है इसके अंदर कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हो, ठीक है, सपोज हम दोनों ही कर रहे हैं, मैं आपको ऑफर सेंड कर रही हूँ और आप क्या करने वाले हो? उसको एक्सेप्ट करने वाले हो या रिजेक्ट करने वाले हो, ये पूरी जो आपका डिसीजन है ये कंप्लीटली आपका होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से मैं आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ठीक है, अब वो जो इन्फ्लुएंस होता है उसी के अंदर कहा जाता है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरीके का दबाव, किसी भी तरीके का प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। एक्ट ने कहा कि कंसेंट कब कब फ्री नहीं होगी। अगर हम वैसे ही चेक करते तो बहुत सारे क्राइटेरियाज राइज हो सकते थे जहां हमें चेक करना पड़ता कि कब कब कंसेंट फ्री नहीं होगी। तो एक्ट ने ही हमें डिफरेंट कंडीशंस ऑटोमेटिकली खुद से बता दी कि द कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस। अब इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, कोर्जन का क्या मतलब होता है? ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपकी पहली बात तो कंसेंट इसके अंदर फ्री नहीं है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर तो हो रहे हो, बट वहां पे क्या है, आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, आप विलिंगली उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो रहे। तो कोर्जन के अंदर ये कहा जाता है कि आपके साथ या तो कुछ थ्रेटनिंग करी जा रही है, कुछ आपको मारा पीटा जा रहा है, या फिर आपके साथ क्या कह सकते हो, फिजिकली कुछ आपको हार्म किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बिठाया, मैंने आपको एज सच बुला लिया, मैंने आपको नहीं बताया कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रही हूँ या जो भी है, नॉर्मली मैंने आपको बुलाया, उसके बाद मैंने आपको क्या करा, आपके माथे पे गन रख दी, आपको थ्रेटन कर रही हूँ, मार रही हूँ, या फिर मैंने अगर आपसे ये भी बोल दिया कि अगर आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब कोर्जन की कैटेगरी में आएगा। हो सकता है कि इस धमकियों के बाद, इनसे डरकर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर जाओगे, बट क्या आपकी कंसेंट वहां पे फ्री है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर रहे हो। आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि मैंने आपको डराया है। किस तरह से डराया है? कुछ फिजिकल हार्म से रिलेटेड आपको डराया है कि मैं आपको कुछ चोट पहुंचाऊंगी या खुद को सुसाइड कर लूंगी अगर आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो हो सकता है आप आ जाओ, बट कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं मानी जाएगी। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द एक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके,
नंबर 2 इसके अंदर कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हो, नो डाउट आप कर रहे हो, ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपके डिसीजंस आप खुद नहीं ले रहे हो, आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, आपके माइंड को इस तरीके से कंट्रोल कर दिया जा रहा है कि आप सामने वाली पार्टी के बेनिफिट के लिए डिसीजन ले रहे हो, आप अपने आप को कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो उस केस में भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इंड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए क्या होता है, आपकी 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। अब सपोज कर लीजिए आप किसी एक पर्सन के पास जा रहे हो, ठीक है, वो आपके मेंटली आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल मेंटली कौन कर सकता है, एक ऐसा इंसान ही कर सकता है जिससे आपका कुछ रिलेशनशिप हो, ठीक है, आप उसको कुछ टर्म्स में जानते हो। अब रिलेशनशिप जो होता है हमारा दोनों तरीके का हो सकता है, या तो आपका रियल रिलेशनशिप हो सकते हैं जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या आपके भाई बहन हो गए, आपका कुछ रियल रिलेशनशिप, ठीक है, तो रिलेशनशिप रियल भी हो सकता है और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी हो सकता है। अच्छा, जब रियल की बात कर रहे हैं वो तो क्लियर है कि आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, जिनसे आपका एक खूनी रिश्ता है, रियल रिलेशनशिप है, तो वो भी आपके माइंड को मेंटली बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है हमेशा ही आपका फायदा उठाने के लिए कोई गलत चीज में आपको इन्फ्लुएंस करे, बट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो रियल नहीं होते, ठीक है। रियल रिलेशनशिप नहीं होते तो कौन से रिलेशनशिप होते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो कंप्लीटली आपके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड है, यानी आपसे उनका कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है, बट आप उन पर इतना ट्रस्ट करते हो, इतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि जो भी वो बंदा आपको एडवाइस दे रहा है, जो भी आपको बोल रहा है करने के लिए, आपको उन पे इतना यकीन है कि वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो भले ही आप वहां पे अपना माइंड यूज ना करो, बट उनके कहने के मुताबिक आप वो काम कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप देखते हो तो स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है एक टीचर से कि जो मेरा टीचर मुझे बोल रहा है, मुझे पढ़ा रहा है या मुझसे कोई चीज करने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसके बेनिफिट के लिए ही कर रहा है और कोई भी उसको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्या होता है, एक स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन होता है फ्रॉम हिज फॉर हर टीचर। तो ये कंप्लीटली क्या रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। वैसे ही अगर आप एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिलेशनशिप लेते हो, तो जब भी पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो डॉक्टर है वो मुझे ठीक करने के लिए ही दवाई दे रहा है। आप तो खुद डॉक्टर नहीं हो, आपको नहीं मालूम कि ये मुझे दवाई जो दे रहा है ये मुझे ठीक करेगी या मुझे और ज्यादा बीमार कर देगी कि मैं वापस इनके पास आते ही रहूं बार बार, ठीक है। तो आप तो ये सोच के चल रहे हो कि ये मेरे बेनिफिट में ही काम करेगा। अब वहीं अगर उसने अपनी गलत पावर का यूज कर लिया, डॉक्टर ने आपको गलत दवाई दे दी या कुछ कर लिया, तो वो सब क्या है, आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। मगर इसलिए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आपने एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप डॉक्टर के साथ डेवलप कर रखा है, बना रखा है कि ये मेरे बेनिफिट के लिए ही मुझे ठीक कर रहा है, मेरे बिहाफ पे, मेरे बेनिफिट पे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो रिलेशनशिप जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले दोनों पार्टीज के बीच में, ऑफरर और ऑफरी जो है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टीज के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अब वो रियल भी हो सकता है और वो फिड्यूशियरी भी हो सकता है। दूसरी चीज होती है डोमिनेटिंग, एक पार्टी क्या होनी चाहिए, डोमिनेटिंग पार्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने टीचर स्टूडेंट देखा तो डोमिनेटिंग पार्टी कौन है, टीचर है, ठीक है, यानी जिसकी पोजीशन थोड़ी हाई है, वो आपको डोमिनेट कर सकती है, दबा सकती है, ठीक है, यानी उसके जो डिसीजंस हैं आप वो सुन रहे हो, ठीक है, जो उसके डिसीजंस हैं, एडवाइजेस हैं, वो आप मानते हो, बिकॉज यू कंसीडर दैट पार्टी एज अ डोमिनेटिंग वन, ठीक है, आपको लगता है कि वो मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है, डोमिनेटिंग है, मुझसे बड़ी है और जानती है चीजों को, ठीक। वैसे ही डॉक्टर और पेशेंट में डोमिनेटिंग पार्टी कौन होती है, डॉक्टर होता है। अगर हम रियल की एग्जांपल ले तो हमारे ऊपर किसका डोमिनेटिंग पावर चलता है, हमारे पेरेंट्स का चलता है, ठीक है। तो हम जो भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, भले ही हम कितने ही बड़े हो जाएं, उनका जो रोल रहता है हमारे ऊपर एक डोमिनेटिंग रोल रहता है, यानी हम उनकी बातों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कब कब होगा, या तो आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरी चीज एक पार्टी क्या होनी चाहिए, डोमिनेटिंग पोजीशन में होनी चाहिए। स्टूडेंट के बीच में ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो है, बट क्या वो डोमिनेटिंग है, दोनों इक्वल ही लेवल पे काम कर रही हैं, तो इसलिए वहां पर डोमिनेटिंग पार्टी नहीं होगी। बट अगर टीचर और स्टूडेंट है तो डोमिनेटिंग पार्टी कौन होगा,
टीचर होगा। दूसरी चीज कही गई अनड्यू एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि जो एक पार्टी है अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का एक अनड्यू एडवांटेज लेनी चाहिए। जब तक अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगी वो पार्टी तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे करेगी, ये तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है। जैसे अगर हम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो टीचर अपनी जो डोमिनेटिंग पोजीशन है उसका कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करना चाहिए, यानी कोई नाजायज इन्फ्लुएंस उसको करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। वो स्टूडेंट से कोई एक ऐसी चीज करवा रहा होना चाहिए जो स्टूडेंट को पता नहीं है, बट वो उसके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दे रहा है कि वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो काम ना चाहते हुए भी कर दे रहा है, ये सोचकर कि नहीं ये तो मेरी डोमिनेटिंग पार्टी है, मेरा टीचर है, तो ये मुझे सही चीज ही बता रहा होगा। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं तब माना जाता है कि आपका केस किसका होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम मान सकते हैं कि एक पेशेंट है और वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ठीक है, वो कुछ मेंटली इल है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं है, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो साइकेट्रिस्ट पे बिलीव कर रहा है कि ये साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, मुझे जो भी एडवाइस देगा, मुझे जो भी फैसले बताएगा, सजेशंस देगा, तो वो मेरी हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, जो मुझे मेंटली प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो उसने जाके साइकेट्रिस्ट से बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, या मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, मुझे हर चीज में सैड फील होता है, तो मतलब मैं अंदर से खुश नहीं रह पाता, ठीक है, हर चीज में मुझे सैड फील हो रहा है। तो साइकेट्रिस्ट से उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मेरे बेनिफिट के लिए होगा। अब साइकेट्रिस्ट ने क्या करा, उसने उसको ये बोल दिया कि ओके तुम बहुत सारी चैरिटी करते रहो, ठीक है, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत सारी चैरिटी करते रहो, तुम्हारे पास इतना पैसा है तब भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल रही है, तुम सबको चैरिटी में दे दो, ठीक है, उसने उसको ये सजेशन दे दिया। अब हो सकता है कि वहां पे उसने क्या करा हो, कोई अपनी पर्सनल कोई चैरिटी थी या जो भी था, उसने वहां पे उसका क्या कराया, सारा अमाउंट डोनेट करवाने की उसने एक टैक्टिक लगाई कि चलो इसका पैसा इस तरीके से इससे निकलवा लेते हैं, अपनी किसी रिलेटिव को या अपनी किसी नोन चैरिटी में डोनेट करवा करवा के, ठीक है। अब उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है इससे मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मैं सैड हूँ, वो ठीक हो जाएगा, तो उसने थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा जो अमाउंट था, जो उसकी अर्निंग्स थी, उसने डोनेट करना शुरू कर दी। एट दी एंड उसने देखा कि इससे तो मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है, उसने देखा कि इससे तो मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ, उल्टा जो साइकेट्रिस्ट है वो तो खुद इतनी अर्निंग करता रहता है, वो मुझसे कह रहा है कि तुम अगर उदास रहते हो तो सारा पैसा दान कर दो, तो ये कैसे सॉल्यूशन हुआ। तो जब वो उसको होश आया तो उसने ये देखा कि नहीं, यहाँ तो मुझे चीट किया गया है, साइकेट्रिस्ट ने मुझे एक सही सॉल्यूशन नहीं बताया, उसने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का क्या कर लिया, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस उठा लिया फॉर हिज ओन फॉर हिज और ओन बेनिफिट। तो ये भी एक सिचुएशन किसकी आएगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस की ही अराइज होगी, यानी दूसरी पार्टी आप पे एक तो ट्रस्ट करके आपसे कोई डिसीजन मांग रही थी, सजेशन मांग रही थी, बट आपने क्या कर दिया, उसके माइंड के साथ खिलवाड़ कर दिया, ठीक है, आपने उसके दिमाग के साथ इस तरीके से खेला कि उसको पता भी नहीं चला और आपने अपने बेनिफिट के लिए उससे कोई काम ले लिया। तो जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो ये माना जाएगा कि कंसेंट क्या है, पार्टी की फ्री नहीं है, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आया था वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कही कि कब कब कंसेंट फ्री नहीं होगी, इसके अंदर कहा गया फ्रॉड। ऑब्वियसली फ्रॉड क्या है, एन इंटेंशन टू चीट, आप चाहते हो कि सामने वाले को मैं चीट ही करूंगा, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि उसको सही चीज बताऊं या उसको सही चीज के लिए मोटिवेट करूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सामने वाला बंदा चीटिंग में इन्वॉल्व हो जाए, उसको धोखा मैं दे दूं, ठीक है, उसका मैं फायदा उठा लूं। तो जब भी ये फाइंड आउट किया जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तीसरी चीज कही गई मिस्टेक, ठीक है, आपका हो सकता है कि मिस्टेक के अंदर ये कहा जाता है एन एरोनियस बिलीफ, ठीक है, आपको लगा था कि वो चीज सही है, ठीक है, बट आपको वो इस तरीके से दिखाई गई, वो एक गलती के तौर पे थी, बट वो इस तरीके से थी कि वो आपके बेनिफिट में भी नहीं थी, और वो एक आपके लिए एक ऐसा बिलीफ था जो आपको तो लग रहा था वो ठीक है, बट वो एक्चुअल में क्या था, गलत था। तो ये भी किसी कैटेगरी में आएगा जहां पे आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी, ठीक। एक चीज इसके अंदर फ्रॉड से ही रिलेटेड रहती है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये क्या होते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, इंटेंशनली भी कर सकते हो, या फिर आप अनइंटेंशनली भी कोई चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जब आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हमने बताया था कि फ्रॉड की ही कैटेगरी है, कि जब आप कोई सही चीज है, ठीक है, उसको सही तरीके से तो नहीं दिखा रहे, मतलब गलत तरीके से दिखा रहे हो, आपकी इंटेंशन ही क्या है कि आप डिसीव करना चाहते हो सामने वाली पार्टी को। तो मिस रिप्रेजेंटेशन भी सिमिलर होता है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, दोनों कंडीशन अराइज हो सकती है। एक तो हो सकता है आप
इनोसेंट हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं चीज कर रही हूँ वो सही है, ठीक है, मैं तो ये मान रही हूँ कि वो चीज सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं था, तो इसमें क्या था, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो चीज गलत है। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, आप विलफुल कर रहे हो, ठीक है, विलफुल इंटेंशन जब आपकी होगी तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में होगा। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आपको उसको वेरीफाई करना है कि ये जो रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करी गई हैं ये सही है या नहीं है, ठीक है, तो आपको वो रिपोर्ट जो प्रोवाइड करी गई है वो क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो गलत है, ठीक है, बट आपने क्या करा, आपने जब उसको देखा तो आप ये मान के चल रहे हो कि ये क्या है, रिपोर्ट्स सही है, तो आपको तो नहीं पता था कि उसके अंदर कोई छेड़छाड़ हुई है, विंडो ड्रेसिंग हुई है या कोई भी चीज हुई है, तो आपने उस रिपोर्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया, तो ये गलती तो थी, बट आप इनोसेंट थे क्योंकि आप उस मिसरिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व भी नहीं हो और आपको पता भी नहीं है कि ये चीज सही है या गलत है, तो आप यहाँ पे क्या हो, इनोसेंट हो। बट अगर आप उस चीज में इन्वॉल्व हो, आपको मालूम है कि ये चीज क्या है, गलत है, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, तो ये कंडीशन आ जाती है आपकी विलफुल की कैटेगरी में, आप जानबूझ के कर रहे हो, और ये क्या कैटेगरी होगी, फ्रॉड की कैटेगरी होगी। तो जितनी भी सिचुएशंस होंगी, भले ही आपका फ्रॉड हो, मिस्टेक हो, कोजन हो, या फिर आपका कंसेंट फ्री ना हो, तो सब सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, सब सिचुएशन में आपकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाएगा, ठीक है। अगर हम अदर इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो कहता है पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी जो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हो रही हैं, जो एंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकती, ठीक है। 3 लोग हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं माने जाते इनटू इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्ट के अंदर ही बता दिया गया, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं, या तो सबसे पहली चीज क्या कही गई कि आपका जो बंदा होना चाहिए वो मेजर होना चाहिए, जो भी पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही हैं जरूरी है कि वो मेजर हो, माइनर ना हो। तो मेजर की जो बारे में बात करी गई वो आपका एक्ट है 1875 का, उसके अंदर बताया गया कि मेजर कौन होते हैं, 18+ लोगों को कंसीडर किया जाएगा एज मेजर, उससे कम होंगे तो माइनर माने जाएंगे, और वो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ओके। दूसरी चीज कही गई, एक साउंड माइंड इंसान होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब होना चाहिए मेंटली फिट होना चाहिए इंसान, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेंटली अनस्टेबल है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसका माइंड भी साउंड नहीं है। साउंड माइंडेड पर्सन होना बहुत जरूरी है। अगर वो अनसाउंड माइंडेड है, एंटर तो हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, बट बाद में पता चला कि वो बंदा साउंड माइंड नहीं है, तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। दूसरी चीज ऐसी होती है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड कर देता है पहले से ही कि वो क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं, तो उन लोगों के साथ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। जैसे अगर कोई क्रिमिनल है या कोई किसी के ऊपर केस पहले से चल रहा है तो आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाता है हमारा, लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट का ये मतलब है कि जिस चीज के रिलेटेड आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कह रहे हो कि ओके मैंने सोचा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करूंगी, ठीक है, मैं किसी एक इंसान के पास गई जो क्या है, किलर है, ठीक है, सीरियल किलर है, और वो क्या कर रहा है, मुझसे सुपारी भी ले लेगा, या अगर मैं उसको थोड़े पैसे दूंगी तो वो किसी का किडनैप भी कर देगा, ठीक है, मतलब वो सारे इलीगल काम करता है और मैं उससे कोई इलीगल काम ही करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं उसके पास गई कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं तुम्हें सुपारी दे रही हूँ, ठीक है, तुम्हें इसका मर्डर करना है या किडनैप करना है, उसके अंदर मैंने एक कंसिडरेशन भी डिसाइड कर दी कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगी, ठीक है, तो इसके अंदर सारी कंडीशंस तो है कि मैं उसको कंसिडरेशन भी दे रही हूँ, मैं ऑफर भी दे रही हूँ, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर से देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह से आपको लगेगा, बट जब आप इसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ोगे तो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मैटर फॉर विच यू आर फॉर्मिंग दी एक्ट, फॉर्मिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो एक्ट ने कहा लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप सुपारी से रिलेटेड, किडनैपिंग से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर क्या कर रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या होगा, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा और इस तरीके के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज कही गई लीगल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब है, समथिंग इन रिटर्न। ऑब्वियसली अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो
तो आप उसको कुछ कंसिडरेशन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है तो अगर कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो उसके रिटर्न में भी तो आपको कुछ उसको देना पड़ेगा, जिसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी चीज उठा के तो कंसिडरेशन में नहीं दी जाएगी, जो दूसरी पार्टी के लिए जिसको आप कंसिडरेशन दे रहे हो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो उस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब वैल्यू तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है, बट एक्ट ने क्या बोला कि कंसिडरेशन या तो आप कैश में दोगे या फिर आप काइंड में दोगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी ये कहा गया कि कंसिडरेशन का लीगल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलीगल कंसिडरेशन दे दो, जैसे कि आजकल ड्रग्स का बहुत ज्यादा जोर शोर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि ओके आप मेरा ये काम कर दो और मैं आपको कंसिडरेशन में रिटर्न में क्या दूंगा, ड्रग्स दूंगा। हालांकि ड्रग्स वैल्यूएबल तो है, बट क्या लीगल है, नहीं है। ठीक है, या फिर मैंने बोला कि मैं आपको गन दूंगा या जो भी आइटम्स हैं जो भी इलीगल हैं, जो अलाउड नहीं है, वो दूंगा। ठीक है, तो वैल्यू तो इनकी भी है बट ये इलीगल है, तो इन सब का अगर मैं कंसिडरेशन में दूंगी तो वो भी क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, दूसरी चीज आ जाती है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, वॉइड कौन से होते हैं, जिनके अंदर आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं अवेलेबल होती, राइट्स अवेलेबल नहीं होते। वो एक्सप्रेसली पहले ही क्या कर देता है, आपको एक्ट बता देता है कि इस तरीके के जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है। तो हम इसको आगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं जो वॉइड होते हैं। बाकी हमें अभी जो मेन चीज पढ़नी है वो ये है कि हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स ये है, अगर ये इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर इनमें से कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने सेक्शन 10 के अंदर अभी कवर करे हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपके सेक्शन 10 के अंदर तो गिवन नहीं है, बट ये इक्वली बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो थोड़े से इन इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में भी ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट को तभी आप वैलिड मानोगे जब दोनों पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही हैं उनकी ये क्या है, इंटेंशन है, वो चाहते हैं कि हम लीगली बाउंड हो, हमारे बीच में एक लीगल रिलेशनशिप डेवलप हो। जैसे हमने एक एग्रीमेंट देखा था कि सोशल एग्रीमेंट होता है। अब सोशल एग्रीमेंट में अगर किसी के साथ फॉर्म कर रही हूँ, सपोज अपने भाई के साथ, बहन के साथ, या किसी भी रिलेटिव या जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ एक सोशल टर्म्स के बेसिस पे आप एक एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ ऑफर दे रहे हो, वो एक्सेप्ट हो रहा है, बट वहाँ पे क्या आपकी ये इंटेंशन है कि आप उनके साथ कोई लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने वाले हो, या अगर वो एक्सेप्टेंस हो गया और परफॉर्म नहीं हुआ है तो आप उनको कोर्ट में लेकर जाओगे, तो ऐसा वहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए सोशल एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं डालते, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स it is important to consider an agreement as a valid contract that there must be the intention of the parties to create legal relationship। अगर legal relationship ही फॉर्म नहीं करने वाले हैं तो किस बात का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज में कहा जाता है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे कि आपको पता है, अगर आप किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप एक एग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हो और आप रिटन में भी कर सकते हो। ठीक है, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपसे ये बोलता है कि आप ये इंश्योर कीजिए सबसे पहले कि जितनी भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी आपकी कानूनी कार्यवाही है, वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप ये इंश्योर करिए कि जो आपका एग्रीमेंट ओरल में है आप उसको रिटन में ही रखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी अगर आपकी जो चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपके पास रिटन में होते हैं देन इट एक्ट एज अ एविडेंस। ठीक है, अगर आपकी कोई भी सिचुएशन इन फ्यूचर अराइज हो गई, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो आपके पास उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि किसने आपको क्या ऑफर दिया है, क्या नहीं दिया। तो इसीलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, रिटन में होनी चाहिए, और जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज क्या कही गई, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इसका क्या मतलब है, सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का क्या मतलब होता है, आप समझो क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रही हूँ तो वहां पे मेरा जो मीनिंग है, जो मैं आपसे चाह रही हूँ, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपके साथ कोई ऑफर दे रही हूँ आपको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे ऑफर में किसी भी तरीके का कोई एम्बिग्यूटी या फिर कंफ्यूजन रह जाए, जिससे आप क्या कर लो, आप प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लो, कुछ अज्यूम कर लो कि हाँ मेरा क्या होना होगा, ये मीनिंग होगा इस ऑफर में। ऐसा मुझे कोई भी डाउट आपके माइंड में आने
नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपना लैपटॉप आपको बेचना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ये ऑफर दे रही हूँ कि आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹50,000। अब आपने मुझसे भी नहीं पूछा कि मैं कौन सा लैपटॉप बेचना चाह रही हूँ। सपोज मेरे पास 2 लैपटॉप है, ठीक है, सपोज मेरे पास 2 लैपटॉप हैं और मैंने भी नहीं बताया कि मैं कौन सा लैपटॉप आपको सेल करना चाह रही हूँ और आपने भी मुझसे नहीं पूछा, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फॉर्म हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब जब बेचने की बारी आई तो आप मुझसे बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो सपोज करिए ए और बी लैपटॉप है, मैं आपको बी सेल करना चाह रही हूँ, आप मुझसे बोल रहे हो कि नहीं मैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ए के लिए आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या गलती हो गई कि मैंने अपना जो ऑफर था उसको सर्टेन नहीं किया, मैंने अपने मीनिंग को क्लियर नहीं किया, इसीलिए क्या हो गया, एक एम्बिग्यूटी, एक कंफ्यूजन अराइज हो गया। तो ऑफर देते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मीनिंग को क्लियर कीजिए कि आप किस चीज के लिए ऑफर कर रहे हो, तभी सामने वाला उसको ट्रू सेंस में एक्सेप्ट कर पाएगा और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। चौथी चीज कही गई कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दैट मीन्स आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है, आप जिस भी चीज के लिए ऑफर दे रहे हो, क्या होना चाहिए, उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। सपोज कीजिए मुझसे किसी दूसरे इंसान ने आके बोला कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको क्या करूंगा, एक चांद ला के दूंगा, ठीक है, या तारे ला के दूंगा, ठीक। अब उस टाइम पे क्या हुआ, मैं इतनी बेवकूफ थी, मैंने उस चीज पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने 2 लाख रुपए भी दे दिए। अब क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है जहाँ पे मुझे एक इंसान कंसिडरेशन के बदले चांद ला के दे दे या तारे ला के दे दे, नहीं हो सकता। बट उसने मुझे क्या करा, कुछ आर्टिफिशियल ला के दे दिया सब्सटेंस, ठीक है, जो एक चांद की तरह था, गोल गोल, और उसने बोला ये लो तुम्हारा चांद, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये क्या है भाई, मैं तो असली चांद के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब उसने बोला कि नहीं मैंने तो चांद बोला था, ठीक है, तो ये क्या है, ये वो कह रहा है कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे साथ क्या हुई है, चीटिंग हुई है। अब मैं चली गई कोर्ट में, तो मैंने कोर्ट में जाके बोला कि इसने मुझसे बोला था कि मुझे चांद या तारे ला के देगा, 2 लाख रुपए भी इसने मुझसे ले लिए। तो वहां पे जो लोग होंगे, जो कोर्ट होगा, वो किससे सवाल करेगा, वो ऑब्वियसली मुझसे ही बोलेगा कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट ने पहले ही ये कंडीशन बता दी कि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है तो इतना कॉमन सेंस तो आपके पास भी होना चाहिए कि किस कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी है और किस कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होगी तभी एक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। तो इस अदर एसेंशियल एलिमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू कंसीडर एन एग्रीमेंट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। So that's all about it. Next video में we will take up about the different types of contract. Till then, thank you for watching. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Like the video, share the video and subscribe the channel.